प्रेमचंद ने भी, जैसा कि अभी थापा जी कह रहे थे, भारतीय जनजीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो प्रेमचंद ने छोड़ा हो। कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है भारतीय जनमानस में बसा हुआ किसी भी तरीके का। आप समाज में व्याप्त जितने भी तरह के लोग, जितनी भी तरह की प्रवृत्तियां पाते होंगे, वो सब प्रेमचंद में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ जाएगा। तो ये सब प्रेमचंद पर मैं नहीं बोलूंगी, जो कि प्रेमचंद में आप खुद खोजेंगे जब उनको पढ़ेंगे तब। लेकिन साथियों और दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं, जो नई पीढ़ी की अगुवाई करने वाले हैं और जिन्हें समझना होगा कि 100 साल पहले जब ये सब चीजें लिखी जा रही थी, जो कि रीता जी ने उसके इतिहास को बता दिया, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आईना बनाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद को लेकर, तो आप सोचिए कि प्रेमचंद का मुख्य मुद्दा क्या है, प्रेमचंद का मुख्य मसला क्या है, प्रेमचंद कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर दूसरे विषय के लोग भी होंगे, और आजकल तो अंतर अनुशासन चलता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से हम लोग जुड़े होते हैं, तो विक्टर ह्यूगो एक फ्रांस के बड़े उपन्यासकार हुए, बहुत बड़े उपन्यासकार हुए। जब वे लिख रहे थे, उन्होंने समाज के बिल्कुल दबे कुचले हाशिए के लोगों को अपना नायक बना लिया। विक्टर ह्यूगो का एक बहुत बड़ा उपन्यास है नोत्र डेम पर, जो फ्रांस में बहुत बड़ा चर्च है, और उन दिनों चर्च को टारगेट करके विज्ञान, ज्ञान वगैरह को, तर्क शक्ति को अलग किया जा रहा था धर्म से, और विक्टर ह्यूगो इसीलिए सबके निशाने पर थे। विक्टर ह्यूगो का उपन्यास जब मंचित किया गया और बड़ा एलीट क्लास देखने के लिए आया, सभागार में देखने के लिए आया, उसको देखने की आदत थी नायक, पुराने किस्म का नायक, जो धीरोदार, जो बड़ा ही शान शौकत से रहता होगा, जिसकी तमाम प्रेमिकाएं होंगी और उसके पास बहुत सारे संसाधन होंगे, इस तरह का नायक देखने की जिस समाज को आदत थी, जब पहली बार विक्टर ह्यूगो का नाटक आया और सामने देखा कि सड़क के भीख मांगने वाले, विकलांग, अलग अलग तरह से हाशिए के समाज, कुछ भी फटा चिथड़ा पहने हुए लोग मंच पर खड़े हो गए, तो कुछ समय के लिए लोग हतप्रभ हो गए कि ये क्या हम देख रहे हैं, और लोग उठ के जाने लगे। फिर बताया कि अरे ये ऐसे ही नहीं है, ये नाटक के पात्र है, यही नायक है, और लोगों को देखना पड़ा। विक्टर ह्यूगो ने उन नायकों को अपदस्थ कर दिया जो इतिहास के पुराने धीरोदार किस्म के राजा और सामंतवाद के जितने भी एलीट वर्ग के जो नायक थे, उनको अपदस्थ करके सही मायने के जनजीवन के जो नायक थे उनको स्थापित कर दिया अपने ऊपर। आप देखेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यासों के या कहावतों के नाम खाली आप अपने मन में एक बार याद कर लीजिए, हल्कू, होरी, मुलिया, सुखिया, या जो भी ऐसे नाम आप याद कर सकते हो, ये सारे नाम किस वर्ग के, भारतीय समाज के किस वर्ग के ये नाम है, आपको पता चल जाएगा कि प्रेमचंद ने कितना बड़ा काम किया हिंदी उपन्यास में, और भारतीय समाज में उन हाशिए के समाज के लोगों को एक मंच पर नायकत्व की भूमिका उनको प्रदान कर दी। तो प्रेमचंद को अगर हमें समझना हो तो बहुत सारे उनके परतों को छोड़कर हमें ये जानना चाहिए कि प्रेमचंद असल में किसके उपन्यासकार हैं, और प्रेमचंद असल मायने में जो उपन्यासकार है वो किसान और मजदूर के। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने किसानों पर ही ज्यादा लिखा, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किसानों में भी उन्होंने बनते हुए मजदूरों पर ज्यादा लिखा। और जब ये कहा जाता है कि महिलाएं, जैसा कि रीता जी बता रही थी, कि कुछ दलितवादी आलोचक ये भी कहते हैं कि वो दलितों से भी विरुद्ध लिख रहे हैं, और उसी रास्ते पर चलते हुए महिलाएं भी कहती हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ भी हैं और महिलाओं के मानस को उन्होंने ठीक तरीके से नहीं समझा। तो मैं आपको कुछ उदाहरण कम ही समय में रखना चाहूंगी। सारी कहानियां और सारा उपन्यास समेटना तो आसान नहीं है, धीरे धीरे अलग अलग वक्तव्यों में आता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि उनकी एक कहानी है दूध का दाम, काफी चर्चित कहानी, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना चाहिए। उसमें गुंगी नाम की जो नायिका है, जो कि भंगी समुदाय से आती है और साफ सफाई का काम करते हैं दोनों पति पत्नी, और अपने बच्चे का दूध काट के, चूंकि जो जमेश नाथ है उनके बच्चे, उनकी पत्नी के को दूध नहीं हो रहा, तो वो उनके बच्चे को दूध पिलाती है। और उसके बाद एक कहानी चलती है, वहां पर महेश नाथ कहते हैं भंगी है, भंगी ये कभी नहीं सुधरेंगे, भंगी, और इनको इंसान बनाना आसान नहीं है। तो वो धीरे से उनको कहती है, उस धीरे से में जो प्रतिरोध है, वो कहती है कि साहब आप भंगियों की क्या आदमी बनाएंगे, हम भंगी आपको आदमी बना रहे हैं।
और आप देखिए कि प्रेमचंद इसको स्थापित करते हैं कि असल मानवीयता कहाँ है, असल मनुष्यता और मूल्य कहाँ है। जो पुरानी परंपरा में जो मूल्य रचे गए, जो वैल्यू सिस्टम बनाया गया, वो सारे वैल्यू सिस्टम को अपने पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ध्वस्त कर देते हैं और नए वैल्यू सिस्टम को खड़ा करते हैं जो वाकई भारतीय जनमानस के आम लोग हैं, किसान, मजदूर और दलित, गरीब, हाशिए के जो लोग हैं, उनका वैल्यू सिस्टम जिसे हमने हमेशा नेग्लेक्ट किया। हमने हमेशा कहा कि ये गंदे लोग हैं, इनको क्या पता है, ये तो हमेशा चोरी चकारी ये सब चीजें कहते हैं, जातिवाचक सूचक नाम से उनको लेकर हम उनको अपमानित करते हैं। उनके वैल्यू सिस्टम को प्रेमचंद स्थापित कर देते हैं। और इसी कहानी में भूंगी और उसका पति गूदड़, आप नाम देख लीजिए, गूदड़, ये दोनों किसी वजह से मर जाते हैं। उनका बच्चा पैदा होता है जो मंगल नाम है, और जमींदार के घर में भी एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सुरेश है। और दोनों एक साथ बच्चे पलते रहते हैं। दो वर्ग के बच्चे हैं ये, एक जमींदार वर्ग का बच्चा जो किसके दूध पर, आप प्रतीक में कहानी को देखिए, किसके दूध पर पल रहा है, वो पल रहा है एक दलित समुदाय की श्रमशील कामगार स्त्री के दूध के बल पर वो बच्चा जमींदार का बच्चा बनता है। वो अपनी मेहनत का बच्चा नहीं है। अपनी मेहनत का मतलब, वो कहने का मतलब है कि जो एलीट समुदाय है वो श्रमशील समाज के श्रम के उसके उत्पादन से पल रहा है, वो अपने श्रम पर नहीं पल रहा है, और वो उसी को अपमानित भी कर रहा है जिसका खा रहा है। और भूंगी जब मर जाती है, उसका बेटा बड़ा होता है, तो उसे वो एक कुत्ते के साथ पल रहा होता है, उसे अपमानित किया जाता है, लांछित किया जाता है। और वहां एक लाइन आती है जो प्रेमचंद कहते हैं, आपको इस लाइन को देख लेना चाहिए। कहते हैं सुरेश के बारे में, जो जमींदार का बेटा है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 8-10 साल का बच्चा है, वो कहते हैं प्रेमचंद, हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह का कर दिया था। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि का, आप देखिए असंतुलन जो समाज में है, एक तरफ खा कर लोग अघाए जा रहे हैं, एक पूरा पूंजीपति वर्ग है। उस जमाने में, प्रेमचंद के जमाने में, सामंती वर्ग, जो दूसरों के श्रम पर खा करके, मैं यहाँ बॉडी शेविंग की बात नहीं कर रही, मैं प्रतीक के रूप में कह रही हूँ, जो खा के अघाया हुआ है। और एक ऐसा वर्ग है जो खाए बिना मर रहा है। सामंतवादी युग में प्रेमचंद उसको कैसे कह रहे हैं, हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ कर रखा। और आप पूंजीवाद में जब आप आते हैं तो आप देखिए, मुट्ठी भर पूंजीपति, 15-20 पूंजीपति इस दुनिया के संसाधन के मालिक हैं। उनके संसाधनों के कारण सिर्फ कुछ लोग अमीर हैं, बाकी धीरे धीरे कैसे बेरोजगार और गरीबी और जहालत में चले जा रहे हैं। आप गजा के भूखे हुए बच्चों को भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद के दूध का दाम में जो मंगल है वो भूख से मरता रहता है, और अंततः जिस दीनता के साथ वो जमींदार के दरवाजे पर आता है और कुत्ते के साथ बात करता है, ठीक उसी तरह जैसे सवा सेर गेहूं में कुत्ते के साथ हल्कू बात करता है और कहता है कि यही मेरी माँ ने जिसे दूध पिलाकर पोषित किया और बड़ा किया और जिंदा रखा, उसी दूध का दाम मिला है हमें। ये अपने कुत्ते से बात कर रहा है, और कुत्ते से मजदूर की तुलना करके भी वो बताते हैं कि सारी ताकत उत्पादन के जो हकदार होंगे वो मजदूर और किसान ही होंगे। इसलिए इन कहानियों को सिर्फ कहानी की तरह नहीं पढ़ के, इन बच्चों को, हम सभी को ये देखना चाहिए कि वो तो एक सामंतवाद का युग था जहां पर जमींदारों से लड़ाई थी, ब्रिटिश साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई थी, स्वाधीनता का मसला हमारे सामने था। आज हमारे सामने साफ तौर पर स्वाधीनता का मसला तो नहीं है, लेकिन क्या कोई मसला नहीं है? स्वाधीनता मिलने के बाद किसी तरह की आजादी, किसी तरह की लड़ाई की जरूरत नहीं रह गई। इंसान क्या वो चीज पा चुका है जो एक लोकतांत्रिक समाज में एक अंतिम मनुष्य को, एक हाशिए के समाज को भी जो न्याय और कानून व्यवस्था जो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों तक रह गई है और पैसे और पूंजी का सारा खेल हो चुका है, क्या वो एक आम इंसान को इस लोकतंत्र में मिल पा रहा है? तो वो लड़ाई तो अभी जारी है, जिसे प्रेमचंद ने अपने समय में अपने उपन्यासों के माध्यम से शुरू कर दिया था। इसके बाद आप देखिए कि सवा सेर गेहूं, मैं छोटा सा इसी तरह उसको बताती हूँ, वो भी कहानी बहुत पढ़ी गई कहानी है, पूस की रात, बहुत पढ़ी गई कहानी है, बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें एक व्यक्ति है, एक किसान है जो धीरे धीरे मजदूर में तब्दील हो रहा है, और वो कर्जदार है जमींदार का, और वो दिन में भी काम कर रहा है और वो
रात में भी एक तरह से ओवर टाइम कर रहा है, आज की भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो। चूंकि हमारा विषय है प्रेमचंद की विरासत, आज का समय और समाज, तो वो ओवर टाइम कर रहा है क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है और धीरे धीरे वो उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। मुख्य मुद्दा क्या है? अभी कुलपति महोदया बोलकर जा रही थी कि प्रेमचंद की ताकत उनकी भाषा और सरलता है, और सरल होना आसान नहीं है, सपाट होना आसान है, ये गहरा होना। समाज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप एक लाइन में सारे अर्थ नहीं खोल सकते, लेकिन जो सरल हो जाता है वो बहुत सारी जटिलताओं से गुजर कर सरल होता है। सपाट और गहरा होना दूसरी चीज है, सरल होना दूसरी चीज है। इसलिए प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो बड़े लेयर्ड और समाज के कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए पात्र हैं। तो वो जो हल्कू है वो धीरे धीरे वो जब खेत पर उसके नींद नहीं पूरी हो पाती है, और एक दिन उसी गर्माहट में, पूस की रात है, इतनी ठंड है रात की, और उसमें वो गर्माहट में सो जाता है और खेत जो है वो नीलगाय चर जाते हैं। इसके बाद आप देखिए उसकी पत्नी कहती है कि क्या होगा, क्योंकि खेत तो उसका नहीं है, ना उसका खेत है ना खेत की फसल उसकी, और वो उसकी रखवाली कर रहा है कि उससे जो भी चीज होगा वो उससे अपना कर्ज पटा देगा। और नींद इतनी उसको प्यारी है कि कहता है कि चलो अच्छा हुआ, खेत चर गए नीलगाय तो अच्छा हुआ, अब रोज रात को इस ठंड में जागना तो नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या बात है प्रेमचंद? आप समझिए कि अभी हाल ही फिलहाल में एक नियम आया है, लेबर लॉ तोड़ दिया गया है, श्रम कानून बहुत मुश्किल से एक समय पर लड़ाई लड़के 8 घंटे का काम करने का कानून बनाया गया था। और 8 घंटे का कानून इसलिए बनाया गया था कि एक व्यक्ति अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और तब बनाया गया था जब औद्योगिक विकास इतना नहीं हुआ था जितना आज हो चुका है। यानी कि एक मशीन पर आप 1 घंटे में 10 शर्ट बनाते हैं तो आप 1 घंटे में आज 50 शर्ट बना लें, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो 8 घंटे से भी कम काम होना चाहिए। अब ये तो उस जमाने की बात थी जब श्रम को 8 घंटे रखा गया, और आज 12 घंटे काम का भी खबर न्यूज में आ गई है 1 महीने पहले कि 12 घंटे काम के घंटे कर दिए गए हैं। अब जब एक व्यक्ति, एक मजदूर, एक किसान, हल्कू की तरह किसान दिन और रात मिलाकर काम करेगा तो एक दिन वो इसी तरह वो सोना जो है वो एक क्रांति है। सोना क्रांति तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि एक प्रतिवाद है, एक जवाब है, जिसमें हल्कू दूर तक ऐसे खेतों को देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो चर गई गाय, इसको कम से कम मैं उस ठंड में तो नहीं मरूंगा। अब देखिए नुकसान किसका हुआ? वो खेत हल्कू का नहीं है, वो फसल हल्कू की नहीं है, तो वो फसल और खेत नुकसान हुआ मालिक का ही। जमींदार ज्यादा से ज्यादा मालिक क्या करेगा? हल्कू को मारेगा, जैसा कि जमींदार उस जमाने में किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद मजदूर और किसान जब जाग जाता है तो वो आपकी मार और आपके कानून से नहीं डरता। वो कहता है कि हम अब इंसान को जो चीज बुनियादी उसकी जरूरत है, भोजन, रोटी, कपड़ा, नींद, ये सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें अब हमें नहीं मिलेंगी, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या छीन लेंगे? आप हमारे पास देने को है ही क्या? आप क्या ले लेंगे? हमारा जो भी नुकसान होगा वो आपका नुकसान होगा। तो पूस की रात खाली करुण और मार्मिक कहानी नहीं है, उसके भीतर एक प्रतिवाद छिपा हुआ है काम के घंटे को लेकर के, कि आप एक व्यक्ति से इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते। ये 1-2 कहानियों से मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद का सामंतवादी जो समाज था उसके भीतर भी वो पूंजीवाद में पनप रहे, जो मनुष्य को धीरे धीरे मजदूर में तब्दील कर रहा है। लेकिन वही मजदूर अगले समाज की ताकत बनेगा। प्रेमचंद को ये पहचान है। नया जमाना पुराना जमाना में 1919 में उन्होंने लिख दिया था कि शिवानी देवी से भी वो कहा करते थे, प्रेमचंद घर में किताब में उन्होंने कहा है, और नया जमाना पुराना जमाना में उन्होंने लिखा कि आने वाला समय किसान मजदूरों का है, दुनिया की रफ्तार इसका सबूत दे रही है। तो किसान और मजदूर, मुख्य जो ताकत होगा मजदूर होगा। क्यों? अब वो प्रेमचंद के जमाने का मजदूर नहीं रहा। अब कॉर्पोरेट में जो काम करने वाला है वो भी मजदूर है, और बहुत उन्नत और चेतना संपन्न मजदूर हो जाएगा। और आगे चल के जब क्राइसिस पूंजीवाद की आती है, जो कि आप देख रहे हैं कि रोजगार घट रहे हैं, आपके बुनियादी जितने भी आपको मिला करते थे वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है,
तो जब मजदूर एक तरफ बड़ी संख्या में हो जाएंगे और एक तरफ पूंजीपति हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक टकराहट होगी, एक असंतुलन होगा। प्रेमचंद जो दिखा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आने वाला जमाना किसान मजदूरों का होगा। समय की रफ्तार, दुनिया की रफ्तार इसका सबूत दे रही है। तो साथियों, ये हमें समझना चाहिए कि हम ये पढ़ लिख करके समाज के किस वर्ग का हाथ पकड़े जिससे हम इस समाज को नई दिशा में ले जा सके। हम एक नई ताकत के साथ, जो कामगार वर्ग है, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करता हो, चाहे ईंट गारा मिट्टी पत्थर ढोता हो, चाहे वो कपड़े बनाता हो, आपकी जरूरत पूरी कौन करता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी किसान पैदा करता है, कपड़ा एक बुनकर पैदा करता है। मैं बनारस से आई हुई हूँ, वहाँ साड़ी कपड़ा उद्योग पुराने समय से बहुत समृद्ध रहा है, और वहीं के कबीर थे। बुनकरों को जुलाहा कहा जाता था, और बड़े शान से कहते हैं कि मैं काशी का जुलाहा। और वो जरूरत पूरी करते हैं मनुष्य के वस्त्र की। और इसके बाद मकान, जो कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, कुल मिलाकर यही तो उत्पादक शक्तियां हैं जो आपकी मूल जरूरत को पूरी करता है। और अगर ये काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी बुनियादी चीजें ही छिन जाएंगी, तो आप किस काम को करने लायक रह जाएंगे। तो प्रेमचंद इस बात को बहुत पहले इस बात को महसूस कर रहे थे। मैं नहीं कहती कि प्रेमचंद की अपनी सीमाएं नहीं थी और जहां उनकी आलोचना रखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद देने को उनके पास इतना कुछ है इस समाज को। और अगर हम देखेंगे तो होरी से विकसित होता हुआ गोबर जो मजदूर बनता है और शहर में जाकर के यूनियन में भी शामिल हो जाता है। अगर आप देखेंगे 1.25 सेर गेहूं का, जिसमें शंकर नाम का एक छोटे जमीन का किसान है, और कर्ज के बोझ से उसकी जमीन चली जाती है, और इसके बाद उसका जो भाई है वो धीरे धीरे मजदूर में, और वो सब बधुआ मजदूर में तब्दील हो जाते हैं। तो हमें उस प्रक्रिया को देखना चाहिए, और थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि स्त्री की जो नैतिकता कही गई, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि प्रेमचंद के पूरे साहित्य में महिलाएं जो सवर्ण और बड़े घर की बेटी, वैसी महिलाएं भी हैं, लेकिन आप उनका वैल्यू सिस्टम ऐसे नहीं तय करेंगे। वहां भी प्रेमचंद ने चीजें लगा दी हैं, और उन्होंने कहा है कि कामगार दलित महिलाओं का जो वैल्यू सिस्टम है वही अगली पीढ़ी का वैल्यू सिस्टम बन सकता है। आप घास वाली कहानी पढ़ लीजिए, जिसमें एक मजदूर घास छीलने वाली औरत है, मूलिया उसका नाम है, और वो जब ठाकुर चैन सिंह जब उसकी छेड़खानी करता है तो डर जाता है। उसकी आंखों में इतना तेज है, और वो विरोध की बजाय बिना चुप उसको देखती है, तो वो डर जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे पीछा तो नहीं छोड़ता, लेकिन वो डर डर के उसके पास जाता है, और वो कहती है, वो बताती है कि मेरा पति और मेरा क्या संबंध है, और ये भी बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। ये तुम्हारे यहाँ चलता होगा, तुम बड़े घर वाले सवर्ण जातियों के लोग, तुम्हारे यहाँ स्त्रियों की जो स्थिति की जाती है वो मुझे अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हारे घरों में बहुत काम कर चुकी हूँ, हम मुझे ये मत बताओ। और मैं अपने पति के साथ प्रतिबद्धता के साथ रहती हूँ, वो भी मुझे, चाहे मैं कानी लूली लंगड़ी हो जाऊं तो भी वो मुझे प्यार करेगा। क्या तुम मुझे प्यार कर सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी को इस तरह प्यार कर सकते हो जो मेरे रूप पर मोहित होकर मेरे सामने आए हो? और अगर मेरा पति भी कुछ ऐसी चीज करेगा तो मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ। देखिए, पति के साथ प्रतिबद्धता और अन्याय होने पर छोड़ देना और आगे निकल जाना, और हमेशा अपने श्रम के साथ जुड़ी हुई औरत जो है वो प्रेमचंद के यहाँ दलित और कामगार स्त्री के रूप में आई है। वही आप देखेंगे, धनिया को आप देख लीजिए, झुड़िया को देख लीजिए, नोहरी को देख लीजिए, ये सारी औरतों के नाम देख लीजिए, और श्रम से पाई हुई शक्ति और प्रेम देख लीजिए। बहुत सी ऐसी कहानियां मिलेंगी, इसलिए हमें ये छांटना भी पड़ेगा। प्रेमचंद के पात्रों में जो महिलाएं और पुरुष हैं, जो श्रमशील और कामगार समाज है, वो आपको आधुनिक वैल्यू दे रहे हैं। उनको लेबर मजदूर की तरह मत देखिए, उनको देखिए कि नए समाज के निर्माण में यही मजदूर कामगार किसान आने वाले हैं, और उनका जो वैल्यू सिस्टम होगा उसी वैल्यू सिस्टम से आगे समाज चलने वाला है, चाहे हम आप कितना भी रोक लें। इसलिए ये पूंजीवाद जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो इसको तोड़ने का काम और अगले समाज के निर्माण का काम हमेशा, जैसे कि दास प्रथा से आकर सामंतवाद बना, सामंतवाद से पूंजीवाद बना, तो पूंजीवाद भी बहुत कुछ दिया इंसान को, बहुत सारी चीज आई, हम लोगों को सुविधाएं मिली, काम करने का, शिक्षा, तमाम चीजें, अधिकार स्त्रियों को मिले, लेकिन अब वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। नए समाज के निर्माण में
अब यही उन्नत चेतना के मजदूर जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं प्रेमचंद, हमें उनका साथ पकड़ना चाहिए और हमें उनके बीच जाना चाहिए, तभी हम कहानी ले पाएंगे। प्रेमचंद घर में बैठ के थोड़ी लिखते थे, उनके बीच जाते थे, रहते थे, उनकी एक एक चीज को पढ़ते थे, तब उस मनोविज्ञान को दर्ज कर पाए। हम आप खाली इस हॉल में और क्लासरूम में और घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके किताबें बांटकर कोई कहानी उपन्यास नहीं लिख सकते, इसलिए सही चीज के साथ खड़े भी नहीं हो सकते। यही प्रेमचंद की देन है हमारे समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।